नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मित त्रिपाठी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव के प्लान पर एक कदम आगे बढ़ते हुए अब उसे अमली जामा पहनाने की तैयारी तेज कर दी है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में ही एक देश एक चुनाव को लेकर बिल लाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो 2029 में देश भर में लोकसभा के साथ ही राज्यों के विधानसभा चुनाव भी हो सकते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को 2 चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण में लोकसभा विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे और दूसरे चरण में 100 दिन बाद नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव कराए जाने का प्रस्ताव है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी ने यह रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें कहा गया है कि 62 राजनीतिक दलों में से 32 राजनीतिक दलों ने एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव का समर्थन किया है, जबकि 15 ने इसका विरोध किया है। मौजूदा परिदृश्य में एक देश एक चुनाव को हकीकत में बदलने के लिए कई अहम पड़ाव से होकर गुजरना होगा। संसद में पास कराने से लेकर संविधान संशोधन और राज्यों के सहयोग के बाद ही इसे अमली जामा पहनाया जा सकता है, जो मोदी सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एक देश एक चुनाव से जुड़ा विधेयक अभी संसद तक पहुंचा भी नहीं है और इस पर सियासत पहले ही कर्मा गई है। कांग्रेस समेत ज्यादातर विपक्षी दल खुलकर इसकी खिलाफत में उतर आए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवहारिकता पर ही सवाल उठाया है, जबकि सत्ताधारी दल बीजेपी का मानना है कि वन नेशन वन इलेक्शन से देश को बार बार चुनाव के भंवर में नहीं फंसना पड़ेगा और विकास कार्यों की रफ्तार सुस्त नहीं पड़ेगी। ऐसे में आज चर्चा एक देश एक चुनाव को लेकर ही क्यों है मनमुटाव के इसी मुद्दे पर। तो केंद्र की मोदी सरकार लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ करवाने की दिशा में आगे बढ़ गई है। बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक को दिसंबर में प्रस्तावित संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है। इससे पहले मार्च में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी थी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी साफ कर चुके हैं कि इसके लिए एक क्रियान्वयन कमेटी गठित की जाएगी और संविधान में संशोधन किया जाएगा और यह मोदी सरकार के इसी कार्यकाल में होगा। हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। एक देश एक चुनाव क्यों है मनमुटाव? जी हां, एक देश एक चुनाव को कानूनी रूप देने के लिए मोदी सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में वन नेशन वन इलेक्शन पर आई कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। इसे संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। वहीं इस प्रस्ताव को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस समेत ज्यादातर विपक्षी दल खुलकर खिलाफत में उतर आए हैं और लगातार इसकी खामियां गिना रहे हैं। वहीं एनडीए में शामिल दल इसका समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वन नेशन वन इलेक्शन की व्यावहारिकता पर ही सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा करना संविधान और संघवाद के खिलाफ है। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी तंज कसते हुए कहा कि कहीं ये योजना चुनावों का निजीकरण करके नतीजे बदलने की तो नहीं है। समय की बचत होगी, खर्चे की भी बचत होगी और ये जो बार बार चुनाव होता है, आचार संहिता लगती है तो विकास भी रुकता है। अगर लोकसभा विधानसभा का चुनाव एक साथ संपन्न हो जाएगा तो निश्चित रूप से इसको देश को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। ये प्रैक्टिकल नहीं है और ये चलने वाला नहीं है। ये सिर्फ चुनाव जब आते कोई ना कोई कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा उनको, ऐसी चीजें बात करने के लिए, इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए वो बात करते हैं। हालांकि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर केंद्र की मोदी सरकार के सामने कई चुनौतियां भी हैं, क्योंकि एक देश एक चुनाव विधेयक पर मुहर तभी लगेगी जब संसद के दोनों सदनों से ये पारित होगा। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 356 में संशोधन करना जरूरी होगा। इसके लिए 2/3 बहुमत होना जरूरी है। वैसे भी आम चुनाव में संविधान बदलने का मुद्दा गर्माता रहा है। ऐसे में विपक्ष इसे हथियार बना सकता है और नैरेटिव सेट कर सकता है।
वहीं लोकसभा में इस विधेयक को पास कराने के लिए कम से कम 362 और राज्यसभा में 163 सदस्यों का समर्थन जरूरी होगा। संसद से मंजूरी के बाद इस विधेयक को करीब 15 राज्यों के विधानसभा का अनुमोदन भी जरूरी होगा। उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे और कानून बन सकेगा, जबकि अभी लोकसभा में कुल 543 में से एनडीए के पास 293 सदस्य हैं। वहीं राज्यसभा में 119 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। यानी एनडीए सरकार को संविधान संशोधन के लिए विपक्ष को भी भरोसे में लेना होगा। मयंक शुक्ला, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान हैं ओपी रावत जी हैं, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं हमारे साथ। सच्चिदानंद उपासने जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता रायपुर से हैं। रितेश त्रिपाठी कांग्रेस प्रवक्ता भोपाल से हैं। सोफिया खान टीएमसी नेता पश्चिम बंगाल से हैं और के त्रिपाठी जेडीयू प्रवक्ता पटना से हैं और अजय त्रिपाठी सिक्योरिटी एडिटर स्वराज एक्सप्रेस हमारे साथ हैं। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रावत जी, आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी। आपसे यही जानना चाहेंगे कि क्या ये संभव है फिलहाल जिस तरह से चल रहा है, 2/3 बहुमत राज्यसभा में, 2/3 बहुमत लोकसभा में होना चाहिए, तभी शायद ये संशोधन हो सकता है। एक और दूसरा, इससे क्या फायदा है और क्या नुकसान है? देखिए, अपने यहाँ एक जी जी एक चुनाव 1967 तक हुआ है जी, और अभी भी करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने इको हो रहा है क्या आपके उसमें? आवाज लौट के आ रही है क्या? हाँ, लौट के आ रही है आवाज। जी 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 जी, मैं उसको ठीक करता हूं, लेकिन आप जो भी बात कह रहे हैं कहते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको जल्द ही ठीक कर रहा हूं मैं। ओके ओके तो वो इलेक्शन कमीशन तो 82 में सुझाव दिया था, लेकिन वो अमेंडमेंट ना होने से वो ऐसे ही चुनाव करवाते रहे, जो कानून और संविधान में प्रावधान है। जी, अभी दोबारा इस पर बहस शुरू हुई 2015 में, और लगभग 10 साल होने को है, अभी बहस ही चल रही है। जी, मैं आपके पास फिर से आ रहा हूँ रावत साहब, मैं फिर से आपके पास आ रहा हूँ तकनीकी कारणों से। जी 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 जी, ओके ओके जी। अजय त्रिपाठी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, ये 200 जैसा कि अभी रावत साहब बोल रहे थे, मैं फिर से उनके पास जाऊंगा और जानकारी चाहेंगे कि किस तरह से हो सकता है। 362 सदस्य लोकसभा में चाहिए और 245 राज्यसभा में, जो अभी सत्ताधारी दल एनडीए के पास नहीं है। नहीं, देखिए, लोकसभा में तो संभावना इसलिए कही जाती है, जो पहली बात हुई थी कि जैसा कि रामनाथ कोविंद कमेटी की सिफारिश में कहा गया है कि 32 जो पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने समर्थन दिया है, इस 32 में से बहुत सारी पार्टियां ऐसी होंगी जिनके पास 1-2 सांसद होंगे। तो मुझे लगता है कि और बहुत सारे ऐसे लोग, जो एक देश का मामला आएगा, एजेंडा जब राष्ट्रहित का होगा, तो बहुत सारे लोगों को समर्थन करना पड़ेगा, क्योंकि जनता जिस तरह की कमेटी की सिफारिश है, साफ लग रहा है कि पब्लिक भी चाहती है कि एक साथ चुनाव हो जाए, बार बार चुनाव होना, फिर मध्यावधि चुनाव होना, कहीं बाई इलेक्शन होना, सरकारें लगातार चुनाव में लगी रहती हैं और उसके पीछे उनकी जो कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता लग जाती है, काम ठप हो जाते हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो मोदी सरकार जिस ढंग से अगर पब्लिक को समझा पाती है, तो स्वाभाविक रूप से पब्लिक का प्रेशर होगा, और ऐसी स्थिति में क्योंकि डीलिमिटेशन भी आगे चल के होना है, तो सरकार बहुत सारे मुद्दों पर कि सही अगर ये चलेगा तो वहाँ पे सांसदों की संख्या बढ़ेगी, डीलिमिटेशन आसानी से हो पाएगा, बहुत सारे मुद्दे सरकार ला सकती है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में लोकसभा राज्यसभा दोनों में ये पास कराने में जो रणनीति जो कि अभी से बन रही है, और रणनीति में अगर ये कामयाब हो जाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये दोनों के दोनों पास हो जाएंगे। जी जी, रावत साहब, जो सवाल किया था, एक बार फिर से आपके पास आ रहा हूं, तकनीकी कारणों से हम आपसे अलग हुए थे। क्या ये संभव है, और संभव है तो दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 2/3 बहुमत के साथ पास होना चाहिए? देखिए, वो तभी संभव है जब सारी राजनीतिक दल जो हैं वो ऑन बोर्ड लाए जाएं, उनकी सहमति हो, और इसलिए भी जरूरी है कि इन्होंने नगर पालिका और पंचायत के चुनाव भी उसके साथ कराने का किया है। जी,
ये चुनाव उनके राज्य के कानूनों के अंतर्गत होते हैं जी। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके, तो वो जब तक उनकी सहमति नहीं होगी जी जी आप करा ही नहीं सकते आप जी। तो जिस तरह से अभी अमित शाह जी ने कहा, मोदी जी ने कहा, वन नेशन वन इलेक्शन इसी माने 2029 में एक साथ होंगे, क्या लगता है? और जब आप चुनाव आयुक्त थे तब भी इस तरह का प्रस्ताव आया था, मुख्य चुनाव आयुक्त थे जब? मैंने बताया ना 2015 से चल रहा है, वो बहस ही बहस हो रही है जी। कभी कुछ हुआ नहीं, कभी कुछ नहीं हुआ। नहीं तो अब तो मोदी सरकार इसमें एक कदम आगे बढ़ा चुकी है, क्या लगता है आपको? ये कोई कदम नहीं है, ये एक कमेटी थी, उसकी अनुशंसाओं का अनुमोदन है जी। कदम तभी उठेगा जब वो कोई बिल लाएंगे लोकसभा में जी और उसके पारित करने के प्रयास करेंगे पार्टियों को साथ लाकर जी। अच्छा, ये पारित अगर हो गया तो फिर एक तकनीकी कारण बहुत सारे हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन जैसे राज्यों में 2027 में चुनाव होने हैं और ये 2029 में प्रस्तावित है लोकसभा। तो क्या ये जो बचा हुआ समय जो इनका रहेगा, क्या ये राष्ट्रपति शासन लागू करके या इनका जो कार्यकाल है उसको बढ़ाया जाएगा या 1.5 साल के लिए और 2.5 साल के लिए चुनाव कराए जाएंगे? किस तरह से होगा ये? इस बिल में जो भी वो रखेंगे या तो बढ़ाने का रखेंगे या फिर कर्टेल करने का रखेंगे जी। जिस तरह की सहमति आम राजनीतिक दलों के साथ उनकी होगी उसका वो प्रावधान करेंगे जी। तो मतलब जैसे 2027 में हो जाएगा। और अगर बीच में जी 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 हाँ जी आप कहिए। जो 2027 में चुनाव हुए हैं जी, जो 2027 में चुनाव हुए हैं उनको या तो पूरा 34 तक बढ़ा देंगे कि भाई ये चुनाव जो है 34 तक वैलिड रहेंगे। अच्छा, ताकि वो अगले उस साइकिल में सामने आ जाए। मतलब 7 साढ़े 7 साल तक का कार्यकाल हो सकता है या फिर 1.5 साल का कार्यकाल होगा? हाँ, ये उनके ऊपर है, उनके और अन्य राजनीतिक दलों के बीच जो सहमति होगी उसके आधार पर बनेगा जी। इसके फायदे क्या होंगे? एक इलेक्शन जैसे स्टेट का होता है, कहते हैं करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, केंद्र का होता है अलग अलग होते हैं, आचार संहिता लग जाती है, जैसे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अजय त्रिपाठी जी ने कहा, तो इसमें जो काम विकास कार्य होते रहते हैं वो अवरुद्ध होते हैं। तो इसके फायदे ये हैं क्या सारे चीजें, और आर्थिक फायदा क्या होना है एक साथ कराने में? देखिए, आर्थिक फायदा इसमें कोई खास नहीं होना है, क्योंकि कितना खर्चा अभी हो रहा है उससे ज्यादा खर्चा शायद उसमें हो, क्योंकि ईवीएम वीवीपैट की संख्या ज्यादा लगेगी और ज्यादा पैसा देना होगा, तो इसलिए आर्थिक का कोई इशू नहीं है जी। और इसलिए भी नहीं है कि हम सबसे सस्ता चुनाव कराते हैं पूरे विश्व में, इसलिए आर्थिक मुद्दा है ही नहीं जी। असली मुद्दा है कि एक बार चुनाव हो जाने के बाद अगले 5 साल तक के लिए नेता लोग जो कुश्ती करते रहते हैं वो करने की जरूरत नहीं रहेगी जी। अच्छा, इस बीच में फोकस कर सकेंगे अपना, अगर अपोजिशन में है जी। बताइए। नहीं, इस बीच में जैसे फोकस कर सकेंगे प्रशासन पर। हाँ, नहीं, जिस तरह से जैसे कि पहले आप 62 तक एक साथ चुनाव होते रहे, फिर धीरे धीरे कहीं प्रदेश की सरकार गिर गई, कहीं बन गई, ये इस तरह जो होता रहा, तो आगे ये कोई कैसे गारंटी होगी कि 2034 के बाद नहीं होगा? फिर सरकार गिरेगी तो फिर क्या होगा? उस दौरान पूरे समय राष्ट्रपति शासन रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं। जनतंत्र का तकाजा है कि हमेशा चुनी हुई विधानसभा के अंदर ही सरकार हो जी। तो इसलिए उसका अगर कार्यकाल बचा हुआ है तो उसका चुनाव उतने ही कार्यकाल के लिए कराया जाएगा, ताकि अगला चुनाव जो है लोकसभा के साथ हो जी। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका सारी जानकारी के लिए। एक बार आपने हमें अपना अमूल्य समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। ये मतलब एक तरह से पूरा लोकतंत्र की परिभाषा
हालांकि चुनाव होंगे, चुनाव के माध्यम से जनता ही चुनेगी अपने मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री को, लेकिन लोकतंत्र की एक तरह से परिभाषा बदलती जाएगी, क्या नहीं, क्या लगता है आपको? नहीं, लोकतंत्र की परिभाषा में कोई बदलाव कोई मतलब डेमोग्राफिकल चेंज नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा कि आखिरकार वोटर ही तो वोट डालेगा जी, और वही वोटर वोट डालेगा जो उसी घोषणाओं के साथ होगा, जो सरकारी तमाम राजनीतिक दल उनके एजेंडा होगा, उनका मैनिफेस्टो होगा, सब कुछ जस का तस होगा जैसे चुनाव होते हैं। बस ये है कि चूंकि एक साथ चुनाव होंगे और सरकार पर जो बात एक जो एजेंडा दिमाग में डाला जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा सबके दिमाग में, कि इससे क्या होगा कि 5 साल की मशक्कत नहीं होगी। जो बार बार कहीं पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, फिर सब लोग वहां व्यस्त हैं, उसके कर्नाटक के चुनाव हो रहे हैं, सब लोग वहां बोले 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, वहां व्यस्त हो गए। ये जो लगातार बना रहता है उससे थोड़ी सी टेंशन कम होगी। लेकिन जो जैसे रावत साहब भी कह रहे थे कि खर्चे तो चूंकि लगातार एक बार ड्यूटी में 1000 लोग लगते हैं, अगर बड़ा चुनाव होगा 10,000 लोग लगेंगे, 10,000 लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा। अभी 1000 ईवीएम मशीनें लगती हैं, फिर 50,000 ईवीएम मशीनें लगेंगी, तो सब कुछ बढ़ेगा, टेंट का किराया बढ़ेगा, आना जाना पड़ेगा, तमाम चीजें दौड़ेंगी। लेकिन ये तय है कि अगर एक जो बार बार दिमाग में भर दिया गया है कि एक बार चुनाव हो जाने से आपकी जो बीच में मशक्कत चलती रहती है, काम करने का मौका नहीं मिलता। बहुत सारे ऐसे मुख्यमंत्रियों को हमने देखा, कह रहे थे कि साहब लगातार आचार संहिता लगी रही, हम लोग काम नहीं कर पाए। उससे सरकारों को मौका मिल जाएगा और काफी काम हो सकेगा। जी जी, सच्चिदानंद जी, मेरी आवाज आ रही हो? सवाल यही है, अभी हमारे साथ पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत जी थे, उन्होंने कहा इस पे चर्चा ही चर्चा हो रही है, बाकी कुछ हो नहीं रहा। हमने उनसे सवाल किया कि कैबिनेट से पास हो गया, बोले इससे कुछ नहीं होता है। जब तक सारे दल आपका समर्थन नहीं करेंगे, यानी 545 लोकसभा में 362 सदस्य आपका समर्थन करें और 245 राज्यसभा में 163 सदस्य आपका समर्थन करें, तभी यह संभव है। ऐसे में खड़गे जी ने कहा है, विरोधी दल कह रहे हैं ये बात सुगुफा है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जी ने कहा कि निजीकरण हो जाएगा एक तरह से चुनाव का। जब तक संवाद नहीं होगा, तब चर्चा नहीं होगी, तब तक वह लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सकता जी। यदि हम इस बात को लेकर बैठे रहे कि चर्चा न हो, विरोध न हो, विरोध हो तो हम चुपचाप बैठ जाएं। आज किस बात का विरोध नहीं हुआ है जी। आज इस 15 वर्ष माननीय मोदी जी के कार्यकाल में जितने निर्णय लिए गए, आज यदि बैंक खाते खोलने का निर्णय लिया गया तो उसका विरोध हुआ, आज 3 तलाक का कानून लाया गया उसका विरोध हुआ, आज यदि मोबाइल के माध्यम से पेमेंट का टेक्निकल प्रयोग करने का हुआ तो उसका विरोध हुआ कि कहां पर गांव में नेटवर्क नहीं रहेगा, कौन चलाए। लेकिन आज सभी चीजें जो है, स्वच्छता अभियान का विरोध हुआ, लेकिन आज सारी चीजें देश में स्थापित हो गई हैं, जनमानस में, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी लोग उसको अख्तियार कर रहे हैं। और ये तो राष्ट्रहित की बात है। यदि इसका कोई विरोध करता है तो ये समझते हैं कि ये प्रजातंत्र का विरोध हो रहा है। आज इन्हीं पार्टियों ने, जो कांग्रेस पार्टी है, जो आजादी के बाद से एक छत्र इस देश में राज्य करती रही, उसी के शासनकाल में 1952 का इलेक्शन हुआ, 57 का इलेक्शन हुआ, 62 का हुआ, 67 का हुआ और 71 से इस प्रकार की जो परंपराएं प्रारंभ हुई अलग अलग। आज ये स्थिति है कि साल भर में जो है 5-5 राज्यों के चुनाव को एक के बाद एक होते हुए दिखते हैं। तो पूरा समय जो है ये अर्थतंत्र का नुकसान होता है, प्रशासनिक तंत्र का नुकसान होता है, विकास अवरुद्ध होते हैं और सब प्रकार से जो मिशनरी है वो सारी उसी काम में लग जाती है। तो विकास कब होगा? राज्यों का विकास रुक जाता है, केंद्र का विकास रुक जाता है। तो ऐसी स्थिति में इन दलों को गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है कि क्या हम केवल राजनीतिक अपने हितों के लिए इसका विरोध करें या आज हमको देश को देखना है, इस बात को लेकर हम करें। हमको जिस प्रकार से ये वातावरण बन रहा है देश में, आज देश का हर वर्ग जो है कहीं ना कहीं एक 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए आज जागरूक है। आज सारे अखबारों के संपादकीय देख लीजिए। सच्चिदानंद जी, बिल्कुल मैं आपकी सारी बात मान रहा हूं, की सराहना की है। सच्चिदानंद जी, सारी बात मान रहा हूं। ये आप 293 पे है जब टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी भी आपका सपोर्ट कर रही तब, और जो कोविंद जी की, रामनाथ कोविंद जी की जो कमेटी है उसने जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें तेलुगु देशम पार्टी ने भी इसका समर्थन नहीं किया, मौन रही है। इन स्थितियों में आप 362 लाओगे कहां से? देखिए, जब तक बातचीत होती रहेगी, वातावरण बना, जब देश में वातावरण बनेगा तो इनको भी सोचना पड़ेगा कि हम देश हित से बाहर जाकर काम कर रहे हैं या देश हित में काम कर रहे हैं। यदि इससे बाहर जाकर काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से देश की जनता भी देख रही है कि एक अच्छे काम में जो है ये विघ्न डालने का काम कर रहे हैं। संख्या के आधार पर केवल जो है
अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। आज इनको सोचना पड़ेगा, इनके कांग्रेस पार्टी को सोचना पड़ेगा, दिगर दलों को सोचना पड़ेगा। जो कहा है कि 15 दल जिस प्रकार से विरोध कर रहे हैं, उन 15 दलों के लोगों को बैठकर आपस में विचार विमर्श करना पड़ेगा कि आज देश हित इसी में है। आज आवश्यकता इसी बात की है कि हमको वन नेशन वन इलेक्शन करना आवश्यकता है। और जो बातें इस कमेटी ने दी है, ये कोई कमेटी ने अकेले बैठकर नहीं दी है। देश के सभी राजनीतिक दलों के मूर्धन्य लोगों के साथ बातचीत करके, सभी उद्योगपतियों से, व्यापारियों से, बुद्धिजीवियों से, पत्रकारों से, ऐसे सब लोगों से बातचीत करने के बाद जो मंतव्य आया है, उसके आधार पर ये रिपोर्ट, सारी रिपोर्ट तैयार की गई है। यदि ये रिपोर्ट पहले होती 71 में, तो ये 71 से ही ये सब लागू हो जा रहा था। लेकिन उस समय ये कानूनी प्रावधान जो है, जिस किसी कमेटी ने इस प्रकार के नियम नहीं बनाए थे। अभी आप जो कह रहे थे कि भाई कैसे होगा यदि कोई चुनाव बीच में कोई सरकार गिर जाती है, तो उसके भी प्रावधान इसमें कमेटी में दिए हुए, इस रिपोर्ट में दिए हुए हैं। उसके सारे विकल्प दिए हुए हैं कि किस प्रकार से जो है किसी प्रकार के संवैधानिक अड़चन न, संविधान में संशोधन के लिए भी जो कहा है कि सभी राज्यों में जाने की आवश्यकता भी नहीं है। संविधान में संशोधन के लिए भी अनुच्छेद 172 में संशोधन करके, संशोधन अनुच्छेद 82 को जोड़कर जो है इस समस्या का हल किया जा सकता है। जी, हम आपके पास आ रहे हैं, थोड़ा सा हम सोफिया जी के पास चलते हैं, वो क्या कह रही हैं। सोफिया जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? सोफिया जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी नहीं आ रही है बहुत अच्छे से। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। सोफिया जी, वन नेशन वन इलेक्शन, अभी हम हालांकि अभी हमारे जो देश के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं ओपी रावत जी, उनसे भी बात की, वो भी थोड़ा इसको बोल रहे हैं, लेकिन उनका भी कहना है आर्थिक मुद्दा अलग है, लेकिन जो राजनीतिक बयानबाजी या अन्य तरह की बातें होती हैं उसमें विराम लग जाएगा। इस स्थिति में अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात आती है, तो इसमें आपकी पार्टी टीएमसी को क्यों परेशानी है? नमस्कार आप सभी को। देखिए त्रिपाठी जी, बात ये है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन का ये जो नाम दे रहे हैं, एक्चुअली में ये वन नेशन वन पार्टी, भाजपा पार्टी ही रहे, वो केंद्र में भी रहे, वो राज्यों में भी रहे, ये कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र मैं देख पा रही हूँ। और दूसरी बात है कि देखिए, ये जमहूरियत के लिए, ये डेमोक्रेसी के लिए, हमारे जो लोकतंत्र है उसके लिए, हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है, हमारा संविधान है, उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा इसलिए है क्योंकि देखिए लोकल जो मुद्दे होते हैं, स्थानीय जो मुद्दे होते हैं वो अलग होते हैं और जो केंद्र के मुद्दे होते हैं वो अलग होते हैं। तो जब कहीं ना कहीं ये जो चुनाव होगा, जब लोकसभा का चुनाव होगा, उसके साथ साथ स्थानीय अगर चीजों को अगर हम जोड़ेंगे तो स्थानीय मुद्दे तो खो जाएंगे और कहीं ना कहीं नेशनल पार्टी के ऊपर ये फोकस दे रहे हैं। छोटी छोटी जो रीजनल पार्टीज हैं उनपे उनका क्या होगा? जो रीजनल पार्टी है वो तो ये सारे मुद्दों में खो जाएंगे और कहीं ना कहीं रीजनल पार्टीज को खत्म करने का भी मुझे ये षड्यंत्र नहीं, इसमें सोफिया जी खत्म कैसे होगा? रीजनल पार्टी जैसे बंगाल में आपकी है, आप अपने मुद्दे, विधानसभा के मुद्दे अलग होंगे, नेशनल मुद्दे अलग होंगे, तो अगर एक व्यक्ति एक साथ लोकसभा सदस्य और विधानसभा सदस्य के वोट डालेगा तो अपने विवेक से ही डालेगा ना। देखिए, अगर पूरे देश में अगर सब जनता इतनी जागरूक होती और जनता को इतना ज्यादा समझ होता तब तो कोई बात ही नहीं है। सारी जनता तो एजुकेटेड नहीं है ना। कुछ जनता जो है वो बस देखेंगे कि इलेक्शन है, अगर उन्हें बीजेपी को देना है तो हर जगह बीजेपी को देंगे, कांग्रेस को देना है तो हर जगह वो कांग्रेस को देंगे। वो थोड़ी सोचेंगे कि केंद्र में मोदी है इसलिए मोदी को दो और स्थानीय, देखिए बहुत सारी समस्याएं आने वाली हैं। पहली बात तो है कि बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। वो कहते हैं कि आर्थिक स्थिति से हम देश को जो है आमदनी बचा सकते हैं, लेकिन एक बात बताइए, जहां पर जरूरत है हमारे टैक्स पेयर का जो पैसा है वो अन्य बहुत सारी चीजों में लग रहा है। कल को ये बोलेंगे कि भाई बॉर्डर से फोर्स हटा दो, बॉर्डर से आर्मी हटा दो, ऐसा थोड़ी होता है। कहेंगे कि पुलिस कर्मी जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, वहां पे बचत हो जाएगी, वो हटा दो। तो मुझे लगता है ये बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है ये चीज है। पहली बात तो है ये इतनी आसानी से लागू होने वाला है नहीं। जैसा कि आपने कहा कि 2/3 होना बहुत जरूरी है सांसद में, तो इनकी मेजोरिटी है नहीं। 2019 से ही ये सोच रहे हैं, लेकिन 2019 की एक बात अलग थी, इनकी सरकार बहुमत में थी, लेकिन इस बार इनकी सरकार बहुमत में नहीं है। तो इनको ये चीज करने के लिए ऑब्वियसली विपक्ष का साथ चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कोई भी
विपक्ष इनका इस मुद्दे पर साथ देने वाला। और जहां तक भाजपा की मैं बात करूं तो 2014 से ही भाजपा ने बड़े बड़े ब्लंडर्स किए हैं, वो नोटबंदी हो, वो जीएसटी हो, वो अचानक से लॉकडाउन करना हो या कुछ भी हो। ये मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ा ब्लंडर ये सामने ला रहे हैं, या ये भी हो सकता है। देखिए, लागू होना तो बहुत बात की बात है, ये चीजें जो है मुद्दे से भटकाने की बात है। मुद्दा सही मुद्दे पर ये बात नहीं करते। अरे आप बात कीजिए ना, आप किस तरीके से महिलाओं को सुरक्षा देंगे। आप मणिपुर जलता रहा 80 दिनों से ज्यादा, ये मुद्दा अलग हो गया। आज वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं सोफिया जी, हम आपके पास फिर से। लेकिन सारे मुद्दे इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि भाजपा जो है 10-12 साल से जो है वो हमारे केंद्र में शासन कर रही है। तो भाजपा के हम तो पिछला रिकॉर्ड भी देखेंगे ना कि भाजपा ने क्या क्या सही निर्णय लिया है और देश को कितना ज्यादा भुगतना पड़ा है, कितना भुगतान करना पड़ा है। उन चीजों को देखने के लिए भी हम जो है, देखिए ऐसा नहीं कि अपोजिशन जो है विपक्ष है वो हर बार जानबूझ के सिर्फ भाजपा ने कह दिया इसलिए हम उसको मुखालफत करते, ऐसा नहीं है। लेकिन जो चीजें अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो नहीं है। जैसे मैंने अभी कहा कि ये फेडरल स्ट्रक्चर के लिए बिल्कुल सही नहीं है और कहीं किसी भी तरीके से लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, क्योंकि स्थानीय मुद्दे खो जाएंगे। और देखिए, चुनाव अगर बार बार होता रहता है तो इससे सबसे बड़ा फायदा सोफिया जी, इसके पहले जब एक साथ इलेक्शन होते रहे हैं तब स्थानीय मुद्दे नहीं खोए थे क्या? अगर 5 साल जनता को सुला दिया जाएगा तो ये तो बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाएगा। लेकिन अगर बीच बीच में चुनाव होते रहते हैं ना, तो इससे क्या होता है कि सरकार जो है जागरूक रहती है, सरकार जो है कुछ न कुछ काम करती रहती है। नरेंद्र मोदी के ऊपर भी प्रेशर बना रहता है कि वो किसानों की बात सुन सके, वो छात्रों की बात सुन सके, वो महिलाओं की बात सुन सके। एक बार में चुनाव कर दीजिएगा तो 5 साल के लिए तो बिल्कुल खत्म, बिल्कुल आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले लीजिएगा आप जनता को। तो मुझे लगता है ये बिल्कुल डेमोक्रेसी के लिए। सोफिया जी, मैं आ रहा हूं, फिर से आपके पास आ रहा हूं। के त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। त्रिपाठी जी, आपकी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है एक तरह से, और लेकिन जैसा कि सोफिया जी कह रहे हैं कि क्षेत्रीय नेशनल मुद्दा आ जाएगा तो जो प्रादेशिक मुद्दे हैं वो खो जाएंगे, और नेशनल मुद्दे को आधार के जो निरक्षर लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, वो नेशनल मुद्दे के आधार पर विधानसभा में वोट भी दे देंगे। इन स्थितियों में वो निश्चित तौर पर इसका विरोध करती है। और आपका जनता दल यूनाइटेड का क्या मानना है त्रिपाठी जी? से स्टैंड रहा है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन के फेवर में जी। माननीय नीतीश कुमार ने इसके पहले बहुत पहले कहा है कि इस देश में रोज इलेक्शंस होते रहते हैं, जिससे जनता को परेशानी होती है, किसानों को परेशानी होती है, छात्रों को परेशानी होती है, विश्वविद्यालय की शिक्षा को परेशानी होती है, सारी समस्याएं। और अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा तो 5 साल के बाद एक निश्चित समय पे जब इलेक्शन होगा तो उससे खर्चे भी बढ़ेंगे। और मेरा अपना मानना है कि देश प्रगति के रास्ते पे जाएगा। देश 21वीं शताब्दी में जा रहा है। हमारी टीएमसी के नेताजी जो कह रही है, मैं उनका सम्मान करते हुए ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि कितना पैसा बर्बाद होता है इलेक्शन में। और एक राज्य में इलेक्शन होता है तो सारी पार्टियां वहां जाती है, सारा उसके साथ सुरक्षा के प्रबंध किए जाते हैं, सारा मशीनरी लगती है। और त्रिपाठी जी, 1952 से लेके 67 तक कहां डेमोक्रेसी खराब हो गई थी? कहां डेमोक्रेसी में अकाल पड़ गया था? अरे भाई, तब भी डेमोक्रेसी थी। 67 के बाद ये समस्याएं पैदा हुई हैं। अगर इन समस्याओं से निजात नहीं मिलेगा तो रोज आए दिन इलेक्शन में, जो आज इस राज्य का इलेक्शन है, कल गुजरात का इलेक्शन है, दिल्ली का इलेक्शन है, यहाँ का इलेक्शन, तो ये दिक्कतें आती हैं। इसमें सबसे ज्यादा फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट होता है उसका। और मैं कहना चाहता हूं त्रिपाठी जी, आपके लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई है, लॉ कमीशन से कहा है, नीति आयोग ने कहा है, इलेक्शन कमीशन का ही राय है, और पार्लियामेंट में दादा जो थे प्रणब मुखर्जी साहब, उन्होंने कहा था कि भाई ये कब तक ये देश चलेगा, चुनाव के दौर में चलता रहेगा पूरे 5 साल। अरे चुनाव से एक बार कराइए, चुनाव का उसमें पंचायत से लेकर के संसद का चुनाव एक साथ हो जाएगा तो उसमें विकास के रास्ते बहुत खुल जाएंगे। इसमें विकास का रास्ता जैसे लोकसभा का हुआ, 2 साल 2.5 साल बाद अगर किसी राज्य का होता है तो इसमें उतने दिन की आचार संहिता 45 दिन की जो लगती है उतनी ही लगेगी। इसमें विकास कहां अवरुद्ध होगा त्रिपाठी जी? देखिए विकास अवरुद्ध इसलिए होता है, जैसे उत्तर प्रदेश जैसे चुनाव आने वाला है तो चुनाव जब आता है उसके पहले से तैयारियां शुरू हो जाती है। आपका शिक्षा का जो एग्जाम होते हैं उसको देख करके चुनाव कराया जाता है। तो ये सारे मुद्दों से लोग क्यों भटके? भाई एक निश्चित, अमेरिका में होता है एक निश्चित समय पे चुनाव हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं।
हमारे यहाँ अगर एक निश्चित समय पे चुनाव हो जाए तो दिक्कत क्या हमारी, हमारे पैसे बच जाएंगे, गरीबों का पैसा खर्च होता है चुनाव में, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, उससे तो कम से कम निजात मिलेगी। हमारा तो मानना, माननीय नीतीश कुमार ने बहुत पहले कहा था वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, सबका एक साथ इलेक्शन होने में क्या दिक्कत है भाई? कौन से मुद्दे ऐसे छूट जाएंगे? अरे 21वीं शताब्दी में देश जा रहा है भाई, सबके पास व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आ गई है, सबको सोशल मीडिया जागरूक कर चुका है। कहां अनपढ़ लोग हैं जी? सारे घरों में आप जाइए, सब्जी की दुकान पे जाइए, चाय की दुकान पे जाइए, सब जगह लगे हुए हैं साहब, सोशल मीडिया लगा हुआ, आप इससे भुगतान करिए, इससे पैसा दीजिए, ई रिक्शा पैसा ले रहा है, टेम्पू पैसा ले रहा है। कहां परिवर्तन आ चुका भाई? त्रिपाठी जी, अभी दूरस्थ अंचलों में जो वनांचल हैं वहां ये नहीं पहुंचा है अभी। देखिए जब समय आएगा तो दूरांचल में भी पहुंच चुका है भाई। त्रिपाठी जी ऐसा मत कहिए जी, हर जगह ये सुविधाएं जी, ये हर मोबाइल हर घर में पहुंच चुका है, दुनिया एक मुट्ठी में आ चुकी है। ये राजीव गांधी कहते थे जी, ये राजीव गांधी का सपना था जी। हाँ, चलिए मैं आपके पास फिर से आता हूं। हमारे साथ रितेश त्रिपाठी जी, आज कई त्रिपाठी हो गए, 4 त्रिपाठी एक साथ हैं। रितेश जी, मेरी आवाज आ रही है? जी क्लियर आ रही है, मैं क्लियर हूं आपकी? जी जी। रितेश जी देखिए, जैसा कि अभी हमारी आवाज भी हमें इको हो रही है। त्रिपाठी जी कुछ आपने उसका लगता है खोल रखा है साउंड। अब ठीक है क्या? हाँ अब ठीक है। वन नेशन वन इलेक्शन, जैसा कि अभी सोफिया जी ने है, कलकत्ता से बैठी हैं, बंगाल से हमारे साथ कह रही हैं कि इसमें अगर चुनाव होते रहेंगे तो जनता जागरूक बनी रहेगी, अगर 5 साल के लिए जनता सो जाएगी, ये एक उनका मुद्दा है। अब कांग्रेस जैसा वो कह रहे हैं आपके खड़गे जी कि महज एक शगुफा है, बात सही है, पूरा 2/3 बहुमत चाहिए, 362 लोकसभा में चाहिए, राज्यसभा में जब जाएगा तो उसकी बात है। वन नेशन वन इलेक्शन में आपको क्या तकलीफ है? यहां कहां, क्या आपको इस बात का डर है कि मोदी जी के प्रभाव में विधानसभा चुनाव भी प्रभावित हो जाएंगे? बहुत अच्छी बात है। आपके स्वराज एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं जी। और आदरणीय त्रिपाठी जी, मैं आपके संदर्भ में बताना चाहूंगा कि ये दरअसल ये कोई वन नेशन वन इलेक्शन की बात नहीं है, कि टोटल जो माजरा है तो आने वाले जो 4-5 राज्यों के चुनाव है उस पर केंद्रित पूरा ध्यान है। बीजेपी सभी राज्यों में बुरी तरह हारने वाली है। और मेरा सवाल ये भी है कि जो केंद्र की सरकार झारखंड, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, तेलंगाना जैसे राज्यों में एक साथ चुनाव नहीं करवा पा रही है, वो पूरे देश में कैसे एक साथ चुनाव करवाएगी? 4 बड़े सवाल आप तक पहुंचा रहा हूं, उनका जवाब भारतीय जनता पार्टी के काबिल प्रवक्ता सच्चिदानंद जी से पूछिए, जिनने तेलंगाना में चुनाव हो चुके हैं। रितेश जी गलत आंकड़ा बता दिया, मैं उसके लिए मानता हूँ। झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा जी, तो यहाँ पर चुनाव होने, और जम्मू कश्मीर यहाँ पर चुनाव आने वाले हैं, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की कोई भी तैयारी नहीं है। वहाँ उद्धव ठाकरे ग्रुप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हरियाणा में आपने देखा कि जो कांग्रेस की स्कीम लाई उसी में 100 रुपये बढ़ा दिया गया। कुल मिलाकर इधर उधर की बातों में देश की जनता को भटकाने का काम है। रही बात भारतीय जनता पार्टी के काबिल प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो मैं ये मानता हूँ आदरणीय त्रिपाठी जी कि भारतीय जनता पार्टी के मन में 2 भूत सवार हैं। एक तो राष्ट्रवाद का, अपनी हजारों गलतियों को राष्ट्रवाद की आय पर्दे के बीच छुपाना चाहते हैं, और दूसरी बात कांग्रेस के भूत से अभी तक वो निकल नहीं पा रहे हैं। पानी पी पीकर कांग्रेस को गाली देकर उनका जीवन यापन हो रहा है। नंबर 3, संघीय ढांचे पर ये एक बहुत बड़ा कुठाराघात है। 362 सांसद इन्हें लोकसभा में चाहिए, इनके पास संख्या है 292, वो भी जोड़ तोड़ के, क्योंकि इनके साथ के अलायंस इनका साथ नहीं देने वाले, इस बात को भली भांति जानते हैं। मैं आगे बढ़ता हूं। रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति के पद से सेवानिवृत्त में, उन्होंने राष्ट्रपति के पद, जो उनकी गरिमा होती है उसके प्रतिकूल आचरण कर रहे हैं। ऐसा पहले देश में कभी नहीं है कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति जैसे गरिमामयी पद पे रहा हो उसको आप देश के चुनाव की कमेटी में घुसेड़ दो। ये बिल्कुल भी लोकतंत्र और जो भारत की मर्यादा है, जो सम्मान है राष्ट्रपति पद का, जो संविधान की गरिमा ने उसे दिया है, उसका पूरी तरह से उस पर भी कुठाराघात है। चौथी बात पे आता हूं। आप विपक्ष का साथ चाहते हैं, बिल्कुल भी विपक्ष आपको साथ देगा। आप राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, बिल्कुल आप करना चाहिए, पर मेरे को इस बात का जवाब चाहिए कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता खड़गे जी को आपने टीम में शामिल नहीं किया। आपने टीम में शामिल किया गुलाम नबी आजाद को, जो राज्यसभा के सांसद भी नहीं है।
किस अधिकार से किया, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के गुड लिस्ट में है। यदि आपको अपने मुरीदों को स्थान देना है तो क्या आवश्यकता है इस तरह की कमेटियां बनाने की? किस उम्मीद से आप विपक्ष से उम्मीद करते हैं? मैं 5वीं बात पे आता हूं। ये कहते हैं खर्च बचेगा। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि 3 गुना वीवीपैट, 3 गुना ईवीएम ज्यादा बनवानी पड़ेगी जितनी आज देश में उपलब्ध है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम, लेकिन ये वन टाइम होंगी ना, वन टाइम होंगी। पर खर्च सुनिए, एक पहले तो 5,000 लोगों के लिए अलग सिलेक्शन करवाएंगे और फिर 1.5 करोड़ लोगों को जो उनका ट्रांसपोर्टेशन है, जो उनका लॉजिंग, फूडिंग, जो हमारे सुरक्षा बल है, उनको 1.5 करोड़ लोगों को 30 लाख लोगों के चुनाव के लिए, जो कि हमारे पंचायत के चुनाव होते हैं उसमें 30 लाख लोगों का चयन होता है, ठीक 1 महीने बाद वो शुरू हो जाएगा। तो किस तरह से आप खर्च को बचाने वाले इस बात का भी। और लेकिन 52 से 67 तक ये होता रहा है रितेश जी, 52 से 67 तक। तब देश की संघीय ढांचा दूसरी तरह था, तब हमारी जनसंख्या इतनी ज्यादा नहीं थी, तब इतने ज्यादा राज्य नहीं थे, तब इतनी पॉपुलेशन नहीं थी, तब इतनी बड़ी वोटिंग परसेंटेज नहीं होता था, तब इतनी टेक्नोलॉजी भी इतनी डेवलप नहीं थी। आज पूरा जमीन आसमान का अंतर है आदरणीय त्रिपाठी जी। और मेरी अंतिम बात को आप मैं कोट करना चाहूंगा कि 17 राज्यों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की सरकारों को आप भंग करेंगे तो, और फिर उसमें इलेक्शन कब होगा? जब केंद्र सरकार के साथ में इलेक्शन होगा। और कहीं केंद्र सरकार ही गिर गई तब आप क्या करेंगे? जैसा कि आज मोदी सरकार खतरे में मंडरा रही है, जिस दिन नीतीश कुमार इनका साथ छोड़ेंगे, जिस दिन चंद्रबाबू नायडू जो कि 2-2 नैयों में पांव रख के चलते और हमेशा दोनों पार्टियों से व्यवहार बना के चलते, तब क्या होगा केंद्र सरकार का? यानी पूरे देश के भविष्य को आप अपने जो मन ग्रंथ, आपकी जो भाव है, जो आपका सपना है, उसके अनुसार। और जो मेरी बहन टीएमसी नेता बता रही थी कि कहीं ना कहीं जब सेंटर का इलेक्शन, स्टेट का इलेक्शन होगा, त्रिपाठी जी, तो आप इस बात से इंकार नहीं कर सकते कि कहीं ना कहीं स्टेट के इलेक्शन भी इन्फ्लुएंस रहेंगे, प्रभावित रहेंगे। जब ये मोदी ब्रांड को बार बार मोदी ब्रांड की बात करते हैं तो उस ब्रांड के तहत में आप क्षेत्रीय पार्टियों को समेटने की कोशिश करेंगे। मतलब मोदी ब्रांड से भय है आपको? मोदी ब्रांड से भय है जी? मोदी ब्रांड से भय है आपको? वह तो खुद भाजपा वालों को भी मालूम है कि बुलबुला फूट चुका। जो व्यक्ति खुद 1 लाख वोटों के अंतर से जीत पा रहा हो, वो देश में कौन सा 400 का किलोमीटर टूटेगा, ये तो देश को पता चल चुका है। भय की कोई बात नहीं है। भय मुझे भारत के लोकतांत्रिक ढांचे के नष्ट होने का है। भय मुझे भारत के संविधान और लोकतंत्र पर जो भारतीय जनता पार्टी का कुठाराघात है, तो मुझे भारतीय संविधान की गरिमा को खोने का भय है। मुझे भारतीय जनता पार्टी और मोदी नाम का कोई भय नहीं है। मतलब आप रितेश जी, मैं फिर से आपके पास आ जाऊंगा। निश्चित तौर पे बातें बहुत सारी आ गई। मैंने मतलब ये कि कांग्रेस या आप लोग बिल्कुल भी वन नेशन वन इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है। अजय त्रिपाठी जी, आपको किसी से सवाल करना है क्या? नहीं, मेरा सवाल सिर्फ ये जो रितेश जी से सिर्फ ये था कि वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात हो, एजेंडा तो अलग, जो टीएमसी मैडम कह रही थी सोफिया जी की, आपका एजेंडा अलग होगा, आपका मैनिफेस्टो अलग होगा, आपका माहौल अलग होगा। उसमें मिक्सचर कहां हो जाएगा कि एक ही मुद्दे पे चुनाव हो जाएगा? वो तो बिल्कुल अलग अलग इलेक्शन होंगे ना। रितेश जी तो मैंने यही बात कही कि ये पूरे लोकतांत्रिक ढांचे पर भारतीय नहीं, वो कह रहे हैं मिक्सचर कहां होगा? लोकसभा का मुद्दा अलग, विधानसभा का मुद्दा अलग, इसमें मिक्सचर कहां हो रहा है? आप इस बात को समझिए कि हमारे देश में आज भी राजनीतिक जो साक्षरता है, जो राजनीतिक समझ है, वो उतनी ज्यादा नहीं है। कहीं ना कहीं आज भी देश के कई सारे क्षेत्रों में अटल जी और इंदिरा गांधी के नाम पर वोट ले रही है पार्टियां। तो अभी भी राजनीतिक जागरूकता देश में इतनी ज्यादा नहीं है। लोग 10-10 बार जीत करा रहे हैं, कोई भी काम नहीं करवा रहे हैं। लोग सिर्फ पार्टियों के नाम पर वोट दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद का चोला पहना हुआ है। कहीं ना कहीं क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने की एक साजिश भी है। तो मेरा एक अंतिम सवाल आपसे मैं यही पूछना चाहता था कि राज्य सरकार की 17 सरकारें गिराई जाएंगी उस समय, तो उसका जिम्मेदार कौन है? गिराई नहीं जाएंगी, समय बढ़ेगा या घटेगा एक साथ चुनाव कराने के लिए? उस समय की जो कंडीशन रहेगी तो 2-3 साल का समय 17 राज्यों में मध्यवर्ती चुनाव के आ जाएंगे, कंडीशन आ जाएगी। मेरा एक सवाल बहुत बड़ा त्रिपाठी जी उठ रहा है कि केंद्र की सरकार ही गिर जाएगी, तब क्या करेंगे? क्या हर राज्य की सरकार बर्खास्त कर, मान लीजिए 6 महीने? देखिए रितेश जी, अभी हमारे साथ मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत जी थे, उनसे मैंने बात की, शायद आप नहीं सुन पाए। उन्होंने ये कहा कि देखिए, कहीं पे सरकार गिरा के राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा, कहीं पे कम हो समय किया जाएगा, कहीं किसी का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा एक साथ चुनाव कराने के लिए। मैं 2029 की बात नहीं कर रहा हूं आदरणीय त्रिपाठी जी, मैं 2029 के बाद की बात कर रहा हूं। यदि 2029 के 1 साल बाद केंद्र की सरकार गिर गई, जैसे 2025 में भी गिर गई, अभी गिरने वाली है केंद्र की सरकार, तो 2029 के बाद 2030 में गिर गई, तो उसका जिम्मेदार कौन है? इसका जवाब दीजिए। चलिए, इसका उत्तर सच्चिदानंद जी से ले लेते हैं।
फिर त्रिपाठी जी के पास भी आएंगे एक बार। कोई भी उत्तर नहीं है, वो वहां पर मात्र पार्टी का झुनझुना बजाने के लिए बैठे। चलिए तो उनसे सवाल तो लेंगे ना रितेश जी। सभी लोग अपनी अपनी पार्टी का झुनझुना बना है, चाहे आप हो, चाहे सोफिया जी हो, चाहे के त्रिपाठी जी हो, चाहे उपासना जी हो। उपासना जी बहुत सारा सवाल उन्होंने सवाल खड़ा किया है। सोफिया जी ने यह कहा कि निश्चित तौर पे इसमें नेशनल मुद्दे और राज्य के मुद्दे अलग अलग होते हैं, लेकिन इसमें मिक्सचर हो जाएगा कहीं न कहीं, जिसके कारण केंद्र के मुद्दे के आधार पे आप राज्यों की जो क्षेत्रीय पार्टियां उनको समाप्त करना चाह रहे हैं। रितेश जी ने कहा है कि केंद्र की सरकार अगर गिर गई इस बीच में तो क्या सारी राज्यों की सरकार भी गिराएंगे? बहुत सारी इसमें दुविधाएं हैं। उपासना जी देखिए, जो टीएमसी के हमारी बहन ने कहा है जी, वो सारा भय जो है भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी से भय है जी। और जिस प्रकार से रीजनल पार्टी के नाम पर ये बात कर रहे हैं, क्या अभी उड़ीसा में चुनाव नहीं हुए, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव, आंध्र में नहीं हुए दोनों चुनाव? उस समय तो अपनी अपनी बातें, केंद्र के मुद्दे केंद्र के आए, राज्य के मुद्दे राज्य के आए, दोनों ने अपने अपने मुद्दे रखे। तो ये तो हुआ। और क्या 67-71 तक क्या कहीं रीजनल पार्टियां नहीं थी? उस समय भी तो रीजनल पार्टियां थी, लेकिन उड़ीसा में केंद्र के मुद्दों के आधार पर सफाया कर दिया आपने, ये बीजू जनता दल का। तो बातें हमने रखी तो सफाया उनका हो गया। मुद्दों की लड़ाई ये थी कि उनके मुद्दे नहीं जनता को उतरे नीचे, और भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों पर लोगों ने विश्वास व्यक्त किया। मुद्दे दोनों क्या है? ये भाई इन्हीं को यही है कि हमारे मुद्दों के आधार पर हम प्रदेश में जिस प्रकार से सरकारें लाते हैं, तो वो मुद्दों को थोपे हुए मुद्दे हैं, जनता को धोखा देने वाले मुद्दे हैं। जिस प्रकार से अभी छत्तीसगढ़ में भी जिस प्रकार से बातें की गई थी, उन मुद्दों पर छत्तीसगढ़ में जनता ने विश्वास नहीं किया। जनता ने ये देखा कि ये तो भ्रष्टाचारी लोग हैं, इन्होंने कोयले में भ्रष्टाचार किया, शराब में भ्रष्टाचार किया, सब प्रकार से हर चीज में भ्रष्टाचार किया है। और भारतीय जनता पार्टी जो बातें कह रही है उस पर विश्वास करके जो है यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्थापित किया, कांग्रेस को यहाँ से छुट्टी कर दी। चलिए, छत्तीसगढ़ की बात नहीं, आज नेशनल मुद्दे पे आप बात कर रहे हैं। पूरा दिख रहा है नेशनल मुद्दे पे आप बात कर रहे हैं। त्रिपाठी जी का भी भाई जो दिख रहा है जी, ये भी जो बातें कर रहे हैं कि लोगों में राजनीतिक आज जो है वो जागरूकता नहीं है। अरे भाई, यदि लोगों में जागरूकता, राजनीतिक जागरूकता नहीं होती तो आज तक लोग इंदिरा गांधी, संजय गांधी और उसी पर वोट दिया करते। आज देश में इतना बड़ी परिवर्तन नहीं आता कि 2 की संख्या में सिमट कर कांग्रेस रह जाती। ये तो राजनीतिक जागरूकता लोगों में सुदूर बस्तर से लेकर सरगुजा और सुदूर वहां देर तक सब दूर जो है, जिस प्रकार की जागरूकता आई है कि कांग्रेस का चरित्र जो है वो लोगों में उजागर हो गया। इतनी बड़ी जागरूकता आई है, तभी आज कांग्रेस जो है इतनी बड़ी सफाया हो गई। और कांग्रेस का आज नाम लेवा जो है कहीं पर नहीं है। तो पिछले बार तो लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने की स्थिति नहीं थी। तो ये जागरूकता वाली बात करके आप लोगों को अपमानित मत करिए कि जो आज जागरूकता है। तभी अभी हमारे त्रिपाठी जी कह रहे थे कि आज मोबाइल लेकर भी पान ठेले पर भी पेमेंट हो रहा है। बस्तर के सुदूर अंचल में चले जाइए, वहां भी आज पान ठेले में भी जो है मोबाइल से पेमेंट हो रहा है, चाय ठेले में भी मोबाइल से पेमेंट हो रहा है। इतनी जागरूकता, राजनीतिक जागरूकता के साथ साथ अपनी आर्थिक जागरूकता और सब प्रकार की टेक्निकल जागरूकता भी पूरे देश भर में आई है। कांग्रेस ये बात को सोचती थी कि यह जागरूकता कभी ना आए, लोग जागरूक न हो और कांग्रेस के पंजा छाप में मुहर लगाते रहे। ये इनकी सोच दिख रही जिस प्रकार की बात कर रहे हैं। आज वो सोच नहीं है त्रिपाठी जी, आज सोच बदल गई है। आज जानते हैं लोग कि राहुल गांधी विदेश में जाकर क्या बोल रहे हैं। ये लोगों को समझ में आ रहा है कि देश के विरोधी, देश के अपराधियों के साथ जाकर बात कर रहे हैं। ये भी समझ में आ रहा है। ये वन नेशन वन इलेक्शन मुद्दा नहीं है। लोकसभा का चुनाव, ये वन नेशन वन इलेक्शन में जिस प्रकार के प्रावधान दिए, ये प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। कमेटी पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। अरे कमेटी पर प्रश्न चिन्ह किसने उठाया? आपके कांग्रेस पार्टी ने। अरे रितेश जी आपका समय आएगा, आप बात आ जाए। सारे लोग उसमें थे जी, सारे लोग उस कमेटी में थे, सारे लोगों ने उसके सामने उपस्थित होकर अपने बयान दर्ज किए। आपके पार्टी में के भी दिग्गज नेताओं ने उसके समक्ष जाके अपने विचार व्यक्त किए हैं। आज आप किस मुंह से कह रहे हैं कि उस कमेटी पर आप प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि राष्ट्रपति थे और विधानसभा के अध्यक्ष थे और उनके इस प्रकार से कमेटी में नहीं जाना चाहिए? या आप कौन होते हैं बोलने वाले? पूरे देश ने उस पर मुहर लगाई है, पूरे देश के बुद्धिजीवियों ने मुहर लगाई है। आप अकेले इस बात को बोलकर उनको अपमानित कर रहे हैं, पूरी समिति को अपमानित कर रहे हैं आप इस प्रकार से बोल। चलिए, इसमें लोग गए वहां पर,
आपके लोगों ने विचार व्यक्त किया वहां पर। और जब ये लोकसभा के चुनाव की बात कर, लोकसभा सरकार गिरने की बात करते हैं तो उसमें पढ़िए आप, उसमें लिखा हुआ है कि जिस प्रकार से विधानसभाओं के बारे में निर्णय होगा उस प्रकार से यदि केंद्र की सरकार भी गिरती किन्हीं कारणों से तो वही नियम जो है केंद्र की सरकार के लिए भी लागू होगी। आप उसको निकाल कर पढ़िए, सारे नियम दिए हुए हैं उसमें। बिना पढ़े आप यहां पर आकर बोल रहे हैं और कुछ भी अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। जी चलिए, सोफिया जी एक बार फिर आपके पास आ रहे हैं। बहुत सारी बातें आ गई, सबको सुन लिया होगा। हमारे के त्रिपाठी जी जनता दल यूनाइटेड से हैं, उन्होंने उनको सुन लिया, सच्चिदानंद जी को सुन लिया। रितेश जी तो अलग ही बात कह रहे हैं कि बोले ये कमेटी पे ही सवाल उठा दिया उन्होंने, रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है। लेकिन वो तो कह रहे हैं, संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि 2025 में गिर रही है सरकार केंद्र की, ऐसे में कौन जिम्मेदार होगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये बात सोफिया जी सामने आ रही है कि अगर 5 साल में एक बार इलेक्शन होता है, आचार संहिता 2-2 बार 3-3 बार लगेगी, जिसमें यह भी कहा गया है कि नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव भी 100 दिन के अंदर करा लिए जाएंगे, 100 दिन के बाद तो फिर आचार संहिता लगती। तो क्या आपको नहीं लगता है कि 5 साल में कम से कम 1 साल के लिए, 7-8 महीने के लिए आचार संहिता लग जाती है, जिसके कारण विकास के काम अवरुद्ध हो जाते हैं, टेंडर उस समय नहीं होता। सोफिया जी। जी, मैं अपने बड़े भाई सच्चिदानंद जी को पहले बता दूं कि वो जो कह रहे थे, मैं सहमत हूं कि लोग, जनता जब जागरूक हो गई है, जनता जागरूक हुई तभी तो जाकर लोकसभा में ये 400 पार का जो नारा लगा रहे थे 200 में आकर सिमट गई। ये जनता की जागरूकता ही थी जो इन लोगों को आधा तो खदेड़ दिया है, आधा 2029 में इनको पता है कि ये और भी ज्यादा विलुप्त होने वाले हैं, इसीलिए डर, ये भय जो है वो इनको ये सब करवा रहा है। और दूसरी बात है, फिर अपनी उसी बात पर अभी ये जेडीयू के प्रवक्ता हमारे के त्रिपाठी जी भी कह रहे थे कि जनता का भला होगा, जनता के पैसे बचेंगे। तो ये क्या जनता का वही पैसा है जो मोदी जी 15 लाख देने का वादा किए थे? क्या ये वही पैसे की बात कर रहे हैं? जनता का पैसा बचेगा से मतलब क्या है? देखिए, जहां पर एसेंशियल रिक्वायरमेंट है टैक्स पेयर्स के पैसों का, वो तो करना ही है। और चुनाव जो है वो लोकतंत्र को बचाने के लिए, अगर देश की लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा, खतरा बना जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि पैसे बचने का कोई भी पॉइंट किसी भी तरीके से। सोफिया जी, लोकतंत्र कैसे खत्म हो जाएगा एक साथ चुनाव कराने में? मैंने देखिए, अगर आप रीजनल पार्टियों को अगर खत्म कर दीजिएगा, छोटी छोटी पार्टियां, पूरा देश में आप बताइए ना कितनी छोटी छोटी पार्टियां हैं, जितनी छोटी छोटी अगर आप पार्टियों को खत्म कर देंगे, विलुप्त कर देंगे, अगर आप सिर्फ दो चार ही जो मैदान में 2 ही 4 नेशनल पार्टियां अगर खेलेंगी तो जाहिर सी बात है ये तो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है ना। और सबसे मेन जो मुद्दा है, मैं अभी भी इसी बात पर खड़ी हूँ कि जो रीजनल मुद्दे हैं, जो स्थानीय मुद्दे हैं, वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। लोग जो है, और लोगों को सुना देने वाली बात है कि 5 साल तक भाई हम मनमानी करते रहेंगे, अलग अलग कानून लेके आते रहेंगे, वो किसानों के खिलाफ हो, कोई भी ऐसा चीज हो, अचानक से वो डिक्लेयर कर देंगे, इनके अंदर कोई भय नहीं रहेगा कि हटाओ भाई, जो भी हुआ आपको 5 साल बाद देखेंगे। तो ये चीज मुझे लगता है लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा एक चिन्ह मार्क होकर आने वाला है। जी, उससे आपने कहा कि रीजनल मुद्दे देखे, टीडीपी वहां आंध्र प्रदेश में चुनाव हुआ तो मुझे तो नहीं लगता रीजनल मुद्दे समाप्त हुए होंगे। खैर, त्रिपाठी जी, के त्रिपाठी जी, आपसे सवाल है। रीजनल, लोकल मुद्दे खत्म हो जाएंगे, रीजनल मुद्दे खत्म हो जाएंगे। मैं संभावित सोफिया जी को मैं जवाब देना चाहता हूँ जी, कि आपके चैनल के माध्यम से कि भाई कहाँ मुद्दे खत्म हो जाएंगे? संसद तक मुद्दे खत्म नहीं हुए। छोटी छोटी पार्टियां सर्वाइवल नहीं थी। अरे उस समय समाजवादी पार्टी थी, तमाम पार्टियां थी, छोटी छोटी पार्टियां, निर्दलीय ज्यादा चुन करके आते थे। त्रिपाठी जी, आप अगर 67 तक का देखिए, अगर दामन से लेकर 67 तक के चुनाव की समीक्षा कीजिए तो उसमें देखिए कितनी पार्टियां चुन के आती थी। और सीपीएम, सीपीआई, ये तमाम ऐसी पार्टियां थी, सब चुन करके आती थी। ये तो रीजनल पार्टी का, ये रीजनल पार्टी पे कहां हमला हो रहा भाई? ये तो जनता जिसको चाहेगी उसको चुन के भेजेगी। अरे भाई, आप अपने रीजनल जो विधायक है वो अपना रीजनल मुद्दा उठाएगा, जो सांसद है वो देश का मुद्दा उठाएगा। अरे इसमें कौन सी दिक्कत हो रही भाई जी कि रीजनल पार्टी खत्म है? हम भी तो रीजनल पार्टी के नुमाइंदा है जी। जनता दल यूनाइटेड भी तो रीजनल पार्टी है। वो कहां कह रही? देश की 30 पार्टियां कह रही साहब एक साथ चुनाव हो जाए, देश का भला होगा, देश का पैसा बचेगा, और विकास में पैसा लगेगा। कौन से ऐसे मुद्दे? अब आप देखिए, मैं त्रिपाठी जी यहां थोड़ा उड़ीसा का मामला ले लीजिए जी। रीजनल पार्टी उनकी चल नहीं रही थी, इस बार रीजनल पार्टी गिरी है। 15 सालों तक करीब 30 सालों तक नवीन पटनायक की सरकार रही, एक साथ चुनाव हो रहा था जी। कहां दिक्कत आ गई भाई? जी,
तो ये इस सवाल को उठाना, नवीन पटनायक को कहां हटा दिया भाई भारतीय जनता पार्टी? अरे इस बार जब मुद्दे वहां भारी हो गए तो जनता का भाई लोकतंत्र का तकाजा है। और डॉक्टर लोहिया कहते थे रोटी की तरीके से सेकते रहेगी जनता। जनता जब उलटती पलटती रहेगी तो जनता के मुद्दे ठीक रहेंगे। ये कहां से रोक दिया भाई? नवीन पटनायक 25 साल तक सत्ता में बने रहे रीजनल पार्टी, और एक साथ चुनाव हो रहा था। कहां से पहाड़ गिर जाएगा भाई? ये सोफिया जी गलत बात, लेकिन लोकतंत्र में इसकी जगह नहीं है। लेकिन त्रिपाठी जी अभी एक मुश्त इतनी प्रबंध करना पड़ेगा। हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त जो रहे रावत जी, उन्होंने कहा कि इतने सारे ईवीएम, इतने सारे सुरक्षा बल एक साथ कराना संभव नहीं होगा। अरे भाई देखिए, उसको कई फेजेस में कराया जाए, कैसे नहीं हो पाएगा? इसके पहले 67 तक हो नहीं रहा था त्रिपाठी जी, तब तो बक्से का चुनाव हो रहा था जी। अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है। और त्रिपाठी जी, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, एक दिन ऐसा है कि घर से आप वोट देंगे जी। दुनिया में व्यवस्था हो रही, दुनिया में इस पे सर्च चल रहा है कि आप अपने घर से मोबाइल से वोट देंगे, एक दिन ऐसा है जी। हमारे अजय त्रिपाठी जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। के त्रिपाठी जी, अजय त्रिपाठी जी पूछना चाह रहे हैं। मैं बता रहा था कि वो जो आप बात कर रहे हैं, वो अभी जो पायलट प्रोजेक्ट था उसका घर से बैठ के वोट डालने का, वो अभी मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में एक बैरसिया तहसील है, वहां नगर पंचायत के चुनाव थे अभी 15 दिन पहले, तो यहाँ वो पायलट प्रोजेक्ट लागू हो चुका है मध्य प्रदेश के भोपाल के। जी अभी लागू हो गया। मैं कह रहा हूँ त्रिपाठी जी, आने वाला समय आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, अभी हमारे बैरसिया, हमारे भोपाल के पास ही, जैसे अमेरिका में ड्रॉप बॉक्स रखे वैसे आपके घर से अपने डाल दीजिए भाई, छुट्टी करिए जी। पायलट प्रोजेक्ट लागू हुआ आपका इस तरीके, आपका एक वोट बनेगा, एक कार्ड आपका रहेगा, उस कार्ड से आप अपना वोट डाल दीजिए, तीनों जगह डाल दीजिए जी। पहचान नहीं होगी। संसद का वोट डाल दीजिए, विधानसभा का वोट डाल दीजिए, पंचायत का चुनाव का वोट डाल दीजिए, नगर का चुनाव डाल दीजिए जी। रितेश जी, और उससे जी रितेश जी, मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने विगत 10 वर्षों में अथाह जो पैसे हैं उनको इकट्ठा कर लिए हैं। कहीं न कहीं विपक्ष के जो नेता एक दूसरे तालमेल करके सभी स्टेट में अपना चुनाव लड़ते हैं। चाहे दिल्ली में आपने देखा किस तरह सीबीआई को झाड़ा है सुप्रीम कोर्ट ने, किस तरह सीबीआई को तोते के रूप में काम करवा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पहले सभी सहयोगी दलों को अपने साथ जोड़ा और बाद में उनका खून चूसकर उनको फेंक दिया। चाहे वो बीजू जनता दल हो, चाहे वो दुष्यंत चौटाला जी हो, चाहे वो मायावती जी हो, चाहे वो मुफ्ती मोहम्मद सईद कल तक महबूबा मुफ्ती को अपने समर्थन देकर ये वन नेशन वन इलेक्शन से क्या लेना देना इसका रितेश जी? मेरा कहने का मतलब ये, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सारे क्षेत्रीय दलों को, क्षेत्रीय मुद्दों को और क्षेत्रीय राजनीति को पूरी तरह से खत्म करके देश के लोकतंत्र पर करना चाहती है। मैं भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछना चाहता हूं, आखिर आवश्यकता क्या है वन नेशन वन इलेक्शन की? आपने अभी तक देश की जनता से वादे की, उनमें वो कई वादा आपसे निभाया नहीं गया। जब संविधान बना था रितेश जी, 1952 में चुनाव हुए थे, तो ये सब सोच के बना था ना, एक साथ लोकसभा विधानसभा बनाए। वो तो परिस्थितियां बदलती गई, सरकार बदलती गई, संविधान में कोई संशोधन नहीं हुआ, इस कारण ये अलग अलग होता चला गया, होता रहा बस। अरे संविधान बना था तो क्या देश को बर्बाद करने के लिए संविधान बना था? आपने संविधान के हिसाब से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई, तो आपने पुरानी रिपोर्ट या पुराने संविधान के पन्नों को कब पलटा? आपने बाबा साहब के आरक्षण को हमेशा बर्बाद करने का काम किया, आपने देश के लोकतंत्र को हमेशा तोड़ने का काम किया। ये आप कहाँ चले गए रितेश जी? आपकी रेलगाड़ी पटरी से उतर गई है। छोटी पार्टी को खत्म करने का काम आपने की कांग्रेस पार्टी ने। आप रितेश जी लगता है कि आप आपातकाल लगा के आपने क्या किया? संविधान की हत्या की। पूरी संविधान की बात जी के त्रिपाठी जी रितेश जी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। बहुत बुजुर्ग मालूम है भैया, हमारे त्रिपाठी बहुत बुजुर्ग हैं, आप सुन लीजिए, उनके बात सुनिए। त्रिपाठी जी, एक दौर था, जरा रितेश जी से कहिए कि बड़ी बड़ी लाइन, रेलवे लाइन पे लग जाती थी, उस पे टिकट के लिए लाइन लगती थी, 4 बजे रात से 12 बजे रात से लोग खड़े रहते थे जी। आज कोई दिखाई पड़ रहा? आज घर से लोग मोबाइल से अपना टिकट बुक करा लेते हैं। ये टेक्नोलॉजी आ गई। चलिए, वो परिवर्तन के साथ आप नहीं रहेंगे, पीछे हो जाएंगे। रितेश जी, के त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि एक समय था जब लंबी लंबी लाइन लगती थी टिकट के लिए, रेलवे के लिए किसी, आज घर में बैठ के मोबाइल से टिकट कटवा रहे हैं। तो ये तो परिवर्तन का दौर है। परिवर्तन, इसको स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं स्वीकार करेंगे तो बाहर हो जाएंगे जी। आप मोदी जी को देंगे क्या? टेक्नोलॉजी आ गई है तो टेक्नोलॉजी आ गई भाई, इसमें अभी भी दकियानुसी बने रहोगे तो चलेगा नहीं भाई। एक मिनट, सोफिया जी कुछ कह रही है संक्षेप में। सोफिया जी, समय समाप्त हो गया मेरा। सोफिया जी
त्रिपाठी जी जो कह रहे हैं ना घरों से टेक्नोलॉजी से, तो ये तो टेक्नोलॉजी इन जनरल आया है, इसमें मुझे नहीं लगता कि भाजपा वालों का कोई देन है। ये तो आ गया तो आ गया, आने वाले समय में ये जैसा कह रहे घर से लोग इससे बढ़िया टेक्नोलॉजी आ रही सोफिया जी, सोफिया जी इससे बढ़िया टेक्नोलॉजी आ जाएगी। किससे पूछना है अजय जी सवाल? आपको सवाल पूछना है अजय जी किसी से? मैं मुझे एक बात करनी थी, मुझे एक बात कहनी थी बस जी। चलिए हमारा समय भी समाप्त हो रहा है। सोफिया जी हमारे चलते चलते अजय जी आप अपनी निष्पक्ष टिप्पणी। इस पूरे मुद्दे में एक बात हम भूल गए, आप लोग नहीं जुड़े थे तो हमारे साथ भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो रह चुके हैं ओपी रावत साहब जुड़े थे। उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि ये प्रपोजल वास्तव में 1982 में इलेक्शन कमीशन का है, ये सरकारों का या कांग्रेस का बीजेपी का प्रपोजल नहीं है। प्रपोजल वास्तव में मूल प्रपोजल जो था वो 1982 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, तो जिसको चुनाव कराना खुद ही तैयार है। मैं ये कहना चाह रहा था। चलिए हमारा समय भी समाप्त हो गया, समय भी समाप्त है। बहुत बहुत धन्यवाद उपासना जी, रितेश जी आपका, सोफिया जी आपका, के त्रिपाठी जी आपका और अजय जी आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की एक देश एक चुनाव के मुद्दे को लेकर बढ़ते सियासी तनाव की। एक तरफ सत्ता पक्ष और उसके सहयोगी दल इसका खुलकर समर्थन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करते हुए इसकी खामियां गिना रहा है। विपक्ष का कहना है कि यह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन और संघीय व्यवस्था के खिलाफ है, इससे क्षेत्रीय पार्टियों का प्रभुत्व खतरे में आ सकता है। वहीं सत्ता पक्ष की दलील है कि वन नेशन वन इलेक्शन के सभी तरह के संसाधन से लेकर पैसों तक की बचत होगी और सामाजिक समरसता के साथ ही विकास की रफ्तार भी बढ़ेगी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।